हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 134 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय नाम की आपकी बुक होगी, उसके कुछ क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, थंबनेल झूठा नहीं है मेरा। मैंने आंसर्स लिख रखे हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स भी है और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो अगर आगे क्वेश्चन यहाँ से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर नहीं आए तो आप मुझे मन मन में गाली दोगे ज़रूर। लेकिन मेरा जो है मकसद ये रहता है कि आपकी हेल्प की जाए किसी भी तरीके से। और एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले भी अगर आप इस वीडियो को देखोगे तब भी आपको हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये क्वेश्चन जो है मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये आपके आए हुए हैं थे प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ से उठा के मैंने आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। और मैं ये कराता रहता हूँ, काफ़ी सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। जो PYQs होते हैं उनको मैं सॉल्व कराता हूँ, एनालाइज करने के बाद। देखो मैंने आपके क्वेश्चन पेपर डाउन कर रखे हैं यहाँ पे। ये 2 क्वेश्चन पेपर है आपके, जैसे कि दिसंबर 2023 का है और एक है आपका जून का, जो भी अभी हुआ था, ठीक है, 2024 में। तो इन दोनों को एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं और कुछ मुझे लगे इम्पोर्टेंट, तो मैंने उठा लिए वहाँ से, ठीक है, और उनके आंसर्स लिख दिए, ठीक है। तो आप वीडियो देख सकते हैं थोड़ा सा रोक के। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हित की अवधारणा और उसके तत्वों की चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रीय हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। आपको समझ में तभी आता है जब इंग्लिश आपके सामने आती है, क्योंकि हम इंग्लिश बोलने ज़्यादा पसंद करते हैं, हिंदी और इंग्लिश की जगह पे इंग्लिश। तो राष्ट्रीय हित मतलब नेशनल इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनली मंचों पे जाके जब कोई भी नेता या हमारे देश के जो मंत्री होते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपना हित पहले रखते हैं कि भाई हमें हमारा क्या फ़ायदा है, ठीक है। अगर कोई भी बात करेंगे, कोई भी मंच पर जाएंगे, तो सबसे पहले वो अपने जो देश के फ़ायदे हैं वो देखेंगे वहाँ पे जाके, ठीक है, कि हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर नहीं होगा तो जाएंगे क्यों, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कह रहा है कि जिन्हें एक राष्ट्र आगे बढ़ाना और संरक्षित करना चाहता है, जैसे कि इसमें लक्ष्य होते हैं, मूल्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं। यानी कि हमारे हर वो चीज़, हमारे जो गोल्स होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इंडिया में गरीबी है, ठीक है। तो मेरा ध्यान रहेगा, अगर मुझे कोई भेजेगा इंटरनेशनल मंचों पे, तो मैं क्या कहूँगा वहाँ पे जाके कि भाई भारत में अब देखो पूरे वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन फैला हुआ है इन विकसित कंट्रियों की वजह से, है ना। मैं कुछ भी उठा के विकसित कंट्रियों पर डाल दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा वहाँ से ही आने वाला है ना। तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई है इन विकसित कंट्रियों ने, तो इनको जो है हमें पैसे देना चाहिए, ठीक है, डोनेशन देनी चाहिए, ताकि इस चीज़ के ऊपर कोई काम हो सके। तो मैं सब कुछ उठा के उन पर डाल दूँगा, ताकि वो मुझे जो है कुछ दे दे, मतलब कि लाखों अरबों करोड़ों रुपए मुझे दे दे, ताकि मैं अपने देश में जो गरीबी है उसको ख़त्म कर सकूँ। देखिए मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा कि मेरे देश में बहुत गरीबी है, मैं कहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में आ रही है। तो मुझे सपोर्ट करने वाले और भी देश होंगे, ठीक है, जो विकासशील होंगे और जो गरीब होंगे वो मेरे को सपोर्ट करेंगे, तो मेरे पास ज़्यादा लोगों का आंकड़ा होगा, ठीक है। और क्या पता जो विकसित कंट्री का जो देश है, जो विकसित देश है, वो मुझे आके साइड में बोले कि इतने ले ले और बात खत्म कर, इससे आगे कोई इस पे डिस्कस मत करियो। तो मेरा तो फायदा हो गया, खत्म बात। इसको कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि सुरक्षा, ठीक है। तो मैं मेरे जो कुछ इस बेसिकली जो सब्जेक्ट होंगे वो मेन कुछ इतने चुने होंगे, जैसे कि एजुकेशन है, सुरक्षा है, आर्थिक, मेरे को आर्थिक विकास करना होगा अपने देश का, तो मैं उस पे बात करूँगा। राजनीतिक प्रभाव डालना होगा देशों पे, तो मैं उसकी बात करूँगा, है ना। और मूल्यों को और आदर्शों को बढ़ाने की बात करूँगा अपने देश के हित के अंदर आके, और सांस्कृतिक जो संरक्षण है उसके लिए मैं बात करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे जो है नेशनल इंटरेस्ट रहेंगे, जिन पे कि मैं फ़ोकस करूँगा, ठीक है। तो आप देख लेना इसको, थोड़ा-सा जो है समझने की कोशिश कर लेना। अगर एक बार वीडियो में समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेना, लेकिन समझ लेना इसको। दूसरी चीज़, रचनावाद। तो रचनावाद क्या है भाई? एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप की एक अवधारणा है, ठीक है? विचारधारा, अवधारणा जो भी कह लो, सिद्धांत भी कह लो। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप इंग्लिश में बोलता है, जो कहती है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप सामाजिक रूप से विकसित होती है। यानी कि इसको जो विकसित करता है ना वो हमारा समाज है, ठीक है? सोसाइटी ही इस सब्जेक्ट को लेके आती है, हमारे सामने इंट्रोड्यूस करती है। कैसे? कि भाई अब देखो
मेरा जो इंटरेस्ट होगा, मेरी जो रुचि होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं लोगों से संबंध बनाऊंगा ना। आप देखो, खुद को भी देखो, जब आपको किसी से फायदा होता है तो आप उससे दोस्ती करते हो, उसमें इंटरेस्ट पैदा करते हो अपने लिए, है ना। और उत्पाद, यानी कि आपको पता है कि उसके सामने वाले के पास बहुत पैसा है, बहुत उत्पाद है उसके पास, यानी कि जो भी सामान है, कोई पैसा है, तो वो आप देखते हो उसकी तरफ, है ना नॉर्मल सी लोग हैं, मैं देखता हूँ यार, आप भी देखते होंगे, तो मैं तो देखता हूँ। और दूसरी चीज़ है उपभोक्ता, यानी कि मैं क्या देखूंगा कि मेरे जो आसपास मेरे घर में इस चीज़ की कमी है, तो मैं क्या बन जाऊंगा, उपभोक्ता बन जाऊंगा उस समय। और सामाजिक संपर्क पैदा करूंगा लोगों के बीच में, ठीक है। इन सभी को मैं साझा करने के बाद क्या पैदा होगा वहां पे, रचनावाद पैदा होगा, ठीक है। यानी कि समाज ही रचनावाद पैदा करता है, समाज ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पैदा करता है, ठीक है। अगर मुझे मेरे देश को कोई फायदा नहीं होगा इंटरनेशनल मंचों पर जाके, तो मैं क्यों जाऊंगा, मेरा क्या फायदा उसमें, ठीक है। ये कुछ नेशनल हित की तरह ही है, नेशनल इंटरेस्ट की तरह ही है, ठीक है। इसमें सिद्धांत क्या होते हैं, जैसे कि सामाजिक रचनावाद, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली बातचीत के द्वारा हम जो है संबंध को बनाते हैं देशों के साथ। और व्याख्यात्मक सिद्धांत, इसमें हित, विचार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे जो है की जाती है, ठीक है। मेरे हित, मेरे विचार, ठीक है, मेरे देश के विचार होंगे, मेरे विचार होंगे, और अपनी जो इकोनॉमी है उसको मैं बढ़ाने की बात करूंगा। सामाजिक पहचान को बढ़ावा देता हूँ मैं यहाँ पे अपनी, और सामाजिक परिवर्तन की बात करूंगा मैं, ठीक है। ये सिद्धांतों पे मैं जाके जो है रचनावाद के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्रभावित विचार जो है, विचारक इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे इस रचनावाद से, वो थे एमुअल कांट, जॉर्ज हेंगल और मैक्स वेबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और इसके प्रभाव के बाद पूछ रहा है कि क्या थे, ठीक है। तो ये भी सवाल आए हुए हैं काफी बार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो कारण थे, शायद आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी पूछ ले, तो आप उस पर जो है थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो यहाँ पे मुझे कारण पूछा है और प्रभाव पूछा है। तो कारण मैंने बताया है पहले कि भाई वार्सा संधि की कठोरता की वजह से हुआ, सबसे पहला कारण। और दूसरा कारण, आर्थिक मंदी आ गई थी पूरे विश्व में, ठीक है, बेरोजगारी फैल गई थी। और राष्ट्रीय संघ की विफलता, यानी कि जितनी भी इंटरनेशनल, जैसे कि यूनाइटेड नेशन है ना, तो वो विफल हो गया था, ठीक है। उसने उसकी कोई किसी ने बात ही नहीं मानी, क्योंकि जितने भी जो देश उसमें थे शामिल, वो इंटरनेशनली वो खुद जाके जो है दंगे फैला रहे थे, जैसे कि अमेरिका है, यूएसएसआर है, वो खुद डॉन बने हुए थे। तो उनकी वजह से जो है इस तरीके से ये युद्ध हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और तुष्टीकरण की नीति, बेसिकली इसमें क्या है कि भाई यहाँ पे दो खिलाड़ी थे मेनली, पहला था ब्रिटेन और दूसरा था फ्रांस। ये क्या कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि जो जर्मनी है, यानी कि जो हिटलर है, उसको रोक लिया जाए कैसे भी करके। तो इन्होंने ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई, लेकिन ये उल्टी पड़ गई। हिटलर और भड़क गया, और उसने जो है और ज्यादा आक्रामकता के साथ आक्रमण किया अपने आसपास के देशों में, ठीक है। उसके अलावा जर्मन और जापान में साम्यवाद का उदय होगा। तो ये भी, सॉरी, सैन्यवाद, यानी कि सेना जो है उसका उदय हुआ। इसके प्रभाव में कुछ बातें हैं, जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर दो महाशक्ति बन के उभरे, जिन्होंने शीत युद्ध का आविष्कार किया, है ना। और सामाजिक प्रभाव आपको देखने को मिले, जैसे कि लाखों लोगों की मौत हो गई, और कुछ लोग गुलाम बन गए, और नस्लवाद, भेदभाव ये पैदा हुआ। ये प्रभाव थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। आर्थिक प्रभाव में यूरोप मजबूत हुआ, ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमी थी उसकी वो कमजोर हो गई। यूएस की इकोनॉमी, यूएस जो था उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि वो पूंजीवाद पर डिपेंडेंट था, जबकि जो यूएसएसआर है वो पूंजीवाद पर डिपेंडेंट नहीं था, तो वो भी कमजोर हो रहा था वहाँ पे। तकनीकी प्रगति में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जो है उसका विकास तो हुआ, परमाणु ऊर्जा जो है आपको देखने को मिली उस समय, है ना, परमाणु बम बनाए गए भारी मात्रा में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि जो इसका जो महत्व था, दोस्ती करना, ठीक है, विदेशों के साथ में वो बढ़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो कार्ल मार्क्स है इनका नाम पूरा, और इनके जो विचार हैं, इनके जो विचार को फॉलो करने वाले लोग हैं, उसने उन्हें कहते हैं मार्क्सवादी, ठीक है। तो दृष्टिकोण में क्या कहते हैं कि भाई आर्थिक आधार पहली चीज है। इसमें क्या बोल रहे हैं कार्ल मार्क्स कि भाई किसी भी देश का आर्थिक आधार उसकी राजनीति और सोशल स्ट्रक्चर से प्रभावित होता है या बनता है। यानी कि मेरे देश में अगर गरीबी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लोगों के साथ संबंध बनाऊंगा, है ना, राइट। जैसे कि
अगर मेरे देश में उत्पाद नहीं हो रहा है और लोगों को खाने की कमी पड़ रही है, तो मैं क्या करूँगा? और देशों से हेल्प लूँगा, मदद लूँगा कि भाई मुझे खाना दो, ठीक है, अनाज दो। तो ये मेरा जो है नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा कि भाई आर्थिक आधार, ठीक है। उसके बाद साम्राज्यवाद, ये बेसिकली क्या होता है? विकसित देश जो है वो विकासशील देशों का जो शोषण करते हैं, उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक है। बेसिकली उन पर कब्जा कर लेना, ये सब होता है साम्राज्यवाद के अंदर। यानी कि अपने देश को बढ़ा लेना, उसकी जो एरिया है उसको बढ़ाना, साम्राज्यवाद के अंदर आता है। वर्ग संघर्ष, इसमें क्या है, पूंजीवाद और जो सर्वहारा वर्ग है उनके बीच में, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स है वो हमेशा से पूंजीवाद और जो सर्वहारा है इनके बीच में बात करते हुए आए हैं कि भाई पूंजीवादी जो लोग हैं, यानी कि जो करोड़पति आसामी है, ये लोग क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, एक संघर्ष पैदा होता है, ठीक है, लड़ाइयाँ पैदा होती है। और प्रगतिशील देशों का शोषण ही जो है विकसित देश करते हैं, हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक एकता की बात करते हैं, कौन? मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक एकता मतलब वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग कर्मचारी हैं उनको साथ में आना पड़ेगा और क्रांति करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी को हम लोग कहा कि ये विश्व क्रांति होगी, जिसमें कि दुनिया के सभी श्रमिक आके एक क्रांति कर देंगे, जिसकी वजह से एक नए दौर की शुरुआत होगी। अभी आपने कभी पढ़ा होगा बुक वगैरह में कि शुरुआत हुई थी अर्ली मेंस से, ठीक है, अर्ली मेंस का टाइम था। और फिर उसके बाद आई दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा आई। उसके बाद फिर आई आपकी समाजवाद, ठीक है। समाजवाद के बाद फिर आज पूंजीवाद चल रहा है। उनका मानना है, यानी कि जो कार्ल मार्क्स है उनका मानना है कि इसके बाद फिर दोबारा से अर्ली मेंस का दौर आएगा, जहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग झिंगलाना करेंगे, पर दोबारा से सब कुछ जो है वैसा ही हो जाएगा जैसे कि पहले था। सबके लिए सब कुछ ओपन हो जाएगा। पहले क्या था, जैसे कि अर्ली मेंस के टाइम में हम पढ़ते हैं कि किसी पे किसी का एक अधिकार नहीं था कि भाई ये ज़मीन मेरी है तो मेरी है। उस समय लोगों को ये सब पड़ी नहीं थी, है ना? तो इनका मानना है कि कुछ ऐसा जो है जो दौर आएगा दोबारा से घूम के। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम। और लाइक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना अगर हो सके तो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको लोगों को तो। वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम, सबसे पहला जो है आयाम मैंने लिखे हैं आर्थिक, ठीक है? पहला होता है आर्थिक, इसमें क्या है, व्यापार का विस्तार होता है, वैश्वीकरण, वेबसाइट बनती है और वैश्विक कंपनी जो है उसका वो बनती है, उनका उदय होता है। उसके अलावा राजनीतिक आयाम, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों का महत्व बढ़ जाता है, संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है और डेमोक्रेसी का विकास होता है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का विकास होता है। सांस्कृतिक आयाम में सांस्कृतिक जुड़ाव लोगों के अंदर पैदा होता है। अब देखो इंडिया के लोग अमेरिका में भी ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप अमेरिका जाते हो, अगर आपको इंडियन लोग मिलते हैं तो क्या होता है, सांस्कृतिक जुड़ाव पैदा होता है आपका उनके साथ में, ठीक है? समरूपता पैदा होती है, सब लोग एक जैसे हो जाते हैं फिर। और विविधता का संरक्षण यहाँ पे देखने को मिलता है। जो डाइवर्सिटी है लोगों के अंदर, उनकी भाषा, शैली, हर एक चीज़ में, वो उसका हम संरक्षण कर पाते हैं, ठीक है? उसके अलावा टेक्निकली जो देखें तो इसमें सूचना और जो विकास है, संचार का विकास, वो देखने को मिलता है। साइंस और टेक्नोलॉजी, रिसर्च के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अभी जाना मत, एक चीज़ और दिखानी है आप लोगों को। ये मैंने एक और चीज़ लिखी है, थोड़ी इम्पोर्टेंट लगी मुझे तो मैंने ये आपको दिखा दिया। ये मैंने पहले पढ़ा रखा था तो मुझे लगा कि ये रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़रूरी है। आपकी एक बेसिक नॉलेज को भी ये जो है इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि इसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में लिखा है कि ये परिभाषा, पहले तो आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए ना कि परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा मैंने लिख रखी है कि भई अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि राष्ट्रीय, राज्य और वैश्विक संबंधों का अध्ययन यहाँ पे आपको मिलता है। यानी कि इसमें आप पूरे देश के बारे में और देशों के बीच में जो संबंध है, उनके बारे में स्टडी करते हो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर, ठीक है? इसमें बहुत सारे विषय होते हैं जैसे कि विदेश नीति, कूटनीति, संघर्ष समाधान और वैश्वीकरण, राइट? क्या कह रहा है आगे कि भाई दो देशों के बीच जो बातचीत है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहेंगे, समस्या का समाधान वो निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और वैश्विक परिदृश्य में आकार देना इनका काम होता है, ठीक है, इंटरनेशनली। और सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब जैसे कि डब्ल्यूटीओ है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूएन,
ठीक है। ये जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं उनकी बात करता है ये। और गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ जितने भी हैं उनकी बात करेगा। बहुराष्ट्र निगम की बात करें, इसमें जो है कह रहे हैं कि ये देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जो है काम करता है। ठीक है, देशों के बीच में जो सहयोग है, आपसी सहयोग, उनको बढ़ाने के लिए काम करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके कुछ विषय हैं, काफी सारे विषय हैं इसके अंदर, जैसे कि विदेश नीति। विषय मतलब क्षेत्र, इसके काफी व्यापक क्षेत्र में आपको बताया था। तो विदेश नीति है पहला। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तीसरा है सुरक्षा अध्ययन। ठीक है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, वैश्वीकरण, मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स, और प्रवासन यानी कि माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग यानी कि जब आप बात करते हो ना ग्लोबल वार्मिंग की, तो भी हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर जाके ही उन सब चीज़ों को हम रख पाते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, इन सभी चीज़ों के अंदर जो है इसका इतना बड़ा क्षेत्र आपको देखने को मिल गया। तो कुछ तो समझ में आया होगा एटलीस्ट, है ना, इस वीडियो से, कि कुछ ना कुछ तो खास है वीडियो के अंदर। और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लगता है कि। और एक चीज़, एक क्वेश्चन और देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके ही उसका है, ये सब कुछ आप ही के मतलब का है ये। डब्ल्यूटीओ पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप समझ लो कि क्या है। डब्ल्यूटीओ को हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन हिंदी में। तो ये एक संस्था है, विश्व व्यापार को नियमित करती है जो कि, और व्यापार विवाद निपटाती है। दो देशों के बीच में अगर कोई उलझने हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको सॉल्व करेगी व्यापार को लेके। तकनीकी सहायता प्रदान करती है देशों को, ठीक है, हेल्प करती है उनकी। इसके काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि, एक मिनट, जैसे कि तकनीकी सहायता प्रदान करना, व्यापार समझौतों पर बातचीत करना, व्यापार विवाद को निपटाना। ठीक है। और इसके सिद्धांत किस सिद्धांतों पे बनाया गया है, कुछ तो होंगे, जैसे कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, किसी के साथ भी ये भेदभाव ना हो, और कंपटीशन बढ़ाए। बेसिकली कंपटीशन को बढ़ावा देने की बात करता है ये। और गैर भेदभाव वाली नीति को अपनाना, विकास करना सबका, ठीक है, सबका विकास के ऊपर इसका ध्यान होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी, देखो जल्दी जल्दी बनाई है मैंने यार, मुझे लगा कि क्योंकि वीडियो देखते नहीं हो आप लोग, पूरी वॉच नहीं करते हो, तो मुझे थोड़ा जो है फास्ट बोलना पड़ रहा है आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना ही था आज के लिए। और अगर आपको वीडियोस ऐसी और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। 100 लाइक्स और 100 कमेंट अगर हो गई तो एक और वीडियो आ जाएगी, अदरवाइज आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।